नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, कथक नृत्यांगना, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की वरिष्ठ शिष्या व कथक केंद्र प्रयागराज की डायरेक्टर। मेरी जो कथक की शुरुआत हुई वहाँ से हम शुरू करते हैं। एक वाक़या था, बहुत छोटे थे, रेलवे की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ महाराज जी का डांस होना निश्चित था। तो मेरे फादर ने हम लोगों को बुलाया कि कोई एक जेंट हैं और वो घुंघरू बांधे हुए हैं, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। हमारे यहाँ कभी नृत्य जैसी विधा के बारे में हम जानते भी नहीं थे। इलाहाबाद हम लोग आए हैं 67 या 68 में से। तो फिर हम लोग गए वहाँ देखने के लिए। नेचुरली महाराज जी को जब डांस को मैंने देखा तो मेरे मन में एक हुआ कि शायद हम कभी सीख पाएंगे क्या, क्योंकि घर में हमारे बिल्कुल डांस को लेके एरोगेंसी थी। तो कुछ समय हुआ, उसके बाद वहाँ एक रामलीला भी हुआ करती है रेलवे की। तो हम लोग गए दोनों, हम और हमारी बड़ी सिस्टर। तो एक नारद मोह का एक सीन था जिसमें हम दोनों को बुलाया गया और हम बहनें गए और कुछ हमने चीज़ें उसमें की। लेकिन वहाँ कथक करते कुछ बच्चों को वहाँ भी देखा, तो इच्छा हुई कि अब सीखना है। क्योंकि घर से एकदम परमिटेड नहीं थे, तो छुप के थोड़ा, दीदी हमसे बड़ी वाली थी, उनसे कहा कि घर में नहीं बताएंगे, हम लोग वोकल सीखते हैं, बस ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे हम डांस कंटिन्यू कर गए और उसके 1-2 महीने के बाद ही एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फिर से महाराज जी का प्रोग्राम था और उसमें बिस्मिल्लाह खान साहब भी थे और मेरे को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह से वहाँ डांस करना था। तो शुरुआत मेरे से थी और उसके बाद आप दोनों का हुआ। उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी का एक कंपटीशन हुआ। ये मतलब घर में विरोधों के साथ जीते हुए धीरे धीरे परमिशन कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, इनके साथ हमारा ये आगे बढ़ना हुआ। फिर जब लखनऊ गए, वहाँ मैंने यूपी संगीत नाटक एकेडमी का जो पहला कंपटीशन था, ये बात हो गई 71-72 की। तो उसमें पहली बार ही हुआ था, मैंने विन किया था, छोटे वर्ग जो होता है बाल वर्ग। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया, उसके साथ हम बढ़ते गए और हमने धीरे धीरे इसमें प्रवीण किया यहीं प्रयाग संगीत समिति से। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ 81 में हो गया था महाराज जी के पास। ये बात है कथक केंद्र दिल्ली की। तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, फिर वहाँ से कॉल भी आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर नहीं जाने को मिल रहा था कि नहीं वहाँ नहीं जाने देंगे, अभी हो गया इलाहाबाद तक, बाहर नहीं जाने मिलेगा। लेकिन ये फिर महाराज जी के पास हमने 2 साल स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। उसके बाद ये रहा कि इलाहाबाद जब वापस आए महाराज जी के पास से, वहाँ कई बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। एशियाड 82 बहुत बड़ा उस समय हुआ था प्रोग्राम, उसमें हम लोगों ने रस्साकसी, खो खो, कबड्डी, चौपड़ का खेल, सब डांस में महाराज जी ने कोरियोग्राफ किया था। तो उन सब में हमने पार्ट लिया था। बहुत बहुत खूबसूरत ये था। उसके बाद जब इलाहाबाद आ गए तो हमने एक छोटा सा अपनी कोचिंग शुरू कर दी थी, तो उसमें काफ़ी बच्चे आते थे और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। फिर 89 में मेरा ICCR की तरफ से विदेश जाने का हो गया था। तो फिर वही प्रॉब्लम कि नहीं, अब तो विदेश का हो गया, अब नहीं जाने देंगे। लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि नहीं, मुझे अपनी एक लाइन मैंने चुन ली है और मेरे मन में मुझे इसमें सुख मिलता है काम करने में और मैं नृत्य करूँगी। तो काफ़ी इसके बाद मुझे फादर ने भी अलाउ कर दिया कि नहीं भाई ठीक है, वो अच्छा कर रही है, उसे जाना है। तो फिर मैं विदेश चली गई। मेरा साउथ अमेरिका में सूरीनाम में हुआ था 89 में। तो वहाँ 3 वर्षों तक थी, फिर 1 साल मुझे और वहाँ रुका गया क्योंकि मेरा काम को अच्छा देखते हुए एक्सटेंशन मिली। उसके बाद मैं 93 में वापस इलाहाबाद आई और यहाँ प्रयाग संगीत समिति में मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का एक पोस्ट मिली थी और उसमें मैंने बहुत बच्चों को सिखाया। काफ़ी बच्चों ने यहाँ सीखा और उसके बाद 96 में दोबारा मुझे वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया। ये एक बहुत ऑनर की बात थी। अमूमन होता है कि लोग भी दूसरे कंट्रीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर हम एक जगह हो आए तो फिर हम दूसरे और कंट्रीज़ में भी घूम लें। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पूछा गया कि आप क्या दोबारा उस कंट्री जाना चाहती हैं, क्योंकि आपके लिए वहाँ से ऑफ़र आया है। वो लोगों ने डिमांड किया है, वी नीड सेम टीचर, तो आर यू रेडी टू गो? तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री में रहें तो वहीं रहें। बहुत सारे कंट्रीज़ में हमको भेजा जाता है और हम परफॉर्म करते हैं।
तो मुझे लगा कि वो जिन बच्चों को मैंने जिस स्तर पे सिखाया था उनको मैं और आगे तक ले जाऊंगी, तो एक बहुत बढ़िया बात थी। तो ऐसा ही हुआ, फिर मैं 96 में फिर से गई और फिर मैंने वहाँ 2 ढाई साल तक फिर सिखाया और वापस इलाहाबाद आई। और आने के बाद कुछ दिन सांस्कृतिक केंद्र में कथक गुरु की पोस्ट थी तो वहाँ सिखाया। उसके पहले भी मैं NCCC में 86 वगैरह में मैंने काम किया था, लेकिन मैं अकेली थी, थोड़ा डरती थी कि बहुत सारे जेंट्स हैं और छोटी भी थी, तो उस समय रह गया था ऐसा कुछ। फिर उसके बाद ये हुआ कि अपना इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे अपना 2002 में अपना कथक केंद्र प्रयागराज जो स्थापित किया है उसको किया। इसी बीच में मैंने कथक की जननी हंडिया, ये एक्चुअली मैं 15-16 साल ही की थी, तो पढ़ते पढ़ते मैंने ऐसा देखा था कि उसमें एक वाक़या था कि कोई एक गांव है जिसमें कथक की शुरुआत हुई थी। फिर मेरे मन में हो गया और मैंने 78 में उस जगह को ढूंढ निकाला। 2-3 साल मैं भटकी इधर उधर गांव, कभी चिलबिला, कभी कहीं, लेकिन फाइनली मुझे वो जगह मिली। कुछ बुज़ुर्ग लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद की कि हाँ ऐसे यहाँ कथिकान रहत रहें, वो गावत रहें, उनके पीछे पीछे नाचत रहें, तो ढुलकी बाजत रही, गले में लटकावत रहें, मतलब उनकी अपनी भाषा में। तो बहुत अच्छा लगा उनके, मैंने भी इंटरव्यू लिए उस समय जो भी सुविधाएं थी हमारे पास। और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। जिस समय मैं 81 में महाराज जी के पास गई तो मेरी इच्छा हुई कि महाराज जी को मैं लेके आऊँ और उनको दिखाऊं कि उनका गांव कैसा है। और ये इच्छा प्रबल थी, इसी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 83 में जब वापस आई तो महाराज जी को कह के आई थी आप आइए। तो बिज़ी बहुत रहते थे नेचुरली, इतना बड़ा नृत्य का सम्राट, तो उनके पास बहुत जिम्मेदारियाँ। लेकिन वाक़या ऐसा हुआ कि उनकी माँ, महाराज जी की माँ महादेवी जी, तो वो बहुत बीमार थी और वो मेरे पास इलाहाबाद आई, तो मेरे घर पे ही रहीं। करीब 1.25 महीना वो मेरे घर थी और बहुत बीमार थी। तो वो तो मैं ये मानती हूँ कि ये शायद एक रास्ता था मुझे हंडिया के काम कराने के लिए, बुज़ुर्गों का एक कोई आदेश रहा होगा। उनकी फिर डेथ यहीं इलाहाबाद में मेरे घर में, हम एक रेलवे के बेंगलोर में रहते थे, तो वहीं उनकी डेथ हो गई थी। मेरी गोद में ही उन्होंने प्राण छोड़े हैं और आशीर्वाद बहुत दिया कि तुम बहुत खुश रहोगी, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम खूब नाम करोगी कथक में। तो मैंने आशीर्वाद पाया और जैसे कहते हैं ना कि गंडा बंद शागिर्द, हमारे यहाँ गंडा बंधन बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि महाराज जी मेरे हाथ में गंडा बंधन बने, जो मैं उनको ऐसे शागिर्दी वो मुझे अपना लें। तो मैंने अम्मा से ऐसी बात की, मैंने कहा अम्मा पता नहीं, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, महाराज जी मुझे नहीं बांधेंगे और आप मुझे बांधोगी क्या? तो बोली हाँ बिटिया हम करेंगे ना। तो उन्होंने अपनी धोती में से एक पतला सा जैसे फाड़ के और मेरे हाथ में बांधा, बोला ये तुम्हारे लिए हो गया, हम बांध दिया तुमका। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हुई कि मेरे गुरु की माँ ने मुझे इस घर में शामिल किया है। और तो इस तरह से ये हंडिया का प्रकरण हुआ और उसके बाद हमने धीरे धीरे वाइक सती का, क्योंकि वो माँ जो थी, जो कहानी थी उसमें वो सती हो गई थी। पहले प्रथा ऐसी रही कि वो पति के साथ ही वो लोग चले जाते थे, तो उस नाम पर वो जगह का टीला था, उस टीले को मैंने पक्का बनवाया और उस पर पत्थर भी वैसे ही लगाया और महाराज जी के वंश वृक्ष भी है उसमें, जो अब 9 पुस्तक जितने भी बच्चे हैं सबके नाम हैं उस पर। और एक तरफ मेरा अपना संकल्प कि मैं इस काम को क्यों कर रही हूँ या मैं कहाँ से प्रेरित हुई। कोई भी आप सब जाना चाहेंगे तो ज़रूर वहाँ जाइए और दर्शन करिए। और एक में पूरी कहानी मैंने उसमें लिखी है। तो हर साल वहाँ हम लोग हंडिया माटी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव नाम से अब ये हो गया है और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के, इवन हमने अभी भरतनाट्यम का एक परफॉर्मेंस था जो पेरिस से आई थी, तो उनको भी इन्वॉल्व किया था। मतलब ये 26वां साल है हमारा, ऑनलाइन फेस्टिवल हम करेंगे अभी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए एक युग हो गया। उसके बाद इसी बीच में कुछ अवार्ड भी हमको होते गए, जैसे अभी 2005 का हमको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला है। इन अवार्ड से ही थोड़ा मनोबल भी बनता है, काम करने की इच्छा भी बनती है। बाकी हम सब तो साधक हैं, हम अवार्ड के लिए काम करते भी नहीं हैं, मिल जाता है तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ श्रृंगारमणि मिला था 86 में, ये बॉम्बे में हुआ करता था।
और ऐसे ही बहुत से नृत्य प्रवीण, नृत्य रत्न, महाकाल रत्न, ऐसे बहुत बहुत अवार्ड से हमें नवाजा गया। ऐसे मैं दिल्ली दूरदर्शन की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। 2000 में मेरा टॉप ग्रेड हो गया था और उसके बाद निरंतर मेरी ये तपस्या चलती रही और ये मेरा केंद्र बना के मैंने इलाहाबाद में जो स्थापित किया है। यहाँ हर साल 5-6 बच्चे जो हैं वो BHU या आपके ग्वालियर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जाके कथक में PhD कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि मैं उस घर से निकली जहाँ कथक को बिल्कुल ना था और उस परंपरा को मैंने अपने डेडिकेशन से यहाँ तक लाया और मेरे अंडर में इतने बच्चे काम कर रहे हैं। अभी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मेरी स्टूडेंट है जो पूजा चौधरी, वहाँ पर काम कर रही है और मैं चाहूँगी कि दिनों दिन बच्चे आगे बढ़े और एक बड़े मुकाम को हासिल करें। कोई भी विधा कम नहीं होती है। हम जैसा सुना करते थे अपने बचपन में कि नहीं डांस नहीं करना, और अभी भी कान में कभी कभी आ ही जाता है। नृत्य को लेके बहुत लोगों का सोच, नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे कलाकारों ने ये कर दिखाया है कि ये एक बहुत बड़ी विधा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे शिष्य तो शिष्य है, लेकिन गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक शिष्य के साथ। ये मैंने महसूस किया जब मैं वहाँ महाराज जी के पास सीख रही थी। तो हॉस्टल में हम लोग रहा करते थे। अमूमन 1-2 लोग थे जो उठते थे, रियाज़ करते, अधिकतर लोग सोते थे रात में और दिन में रियाज़ वाज करते थे। लेकिन हमारा एक ये था, क्योंकि एक बहुत कम टाइम मिला था घर से, तो सोचते थे कि नहीं कुछ करना है। तो मैं दिन रात बस घुंघरू बांधना है, जब मर्ज़ी घुंघरू बांधती थी और नाचती थी। एक बार क्या हुआ, मैं करीब ऐसे ही 2:30-3 बजे की बात है, मेरे घुंघरू बंधे थे और मैं नाच रही थी। हॉस्टल में अंदर कमरे में अधिकतर लड़कियां थोड़ा अपोज़ करती थी कि नहीं नहीं हमें सोना है, तो हम आंगन में आ जाते थे और बहुत ठंड थी, एकदम कोहरा और पैर मारती थी ज़मीन में तो एकदम नील पड़ जाते थे। लेकिन क्योंकि ये था कि नहीं मुझे कुछ बनना है, महाराज जी ने कहा है, मेरे पहले के गुरु ने कहा, पंडित राम बाबू भट्ट जी मेरे पहले गुरु रहे, वो भी यही कहते थे बेटा बहुत रियाज़ करो। तो मैं रियाज़ कर रही थी और मुझे पता भी नहीं, महाराज जी आए और दूर से ही आंगन में देख के, और हमारे एक सीताराम भैया रहा करते थे बाहर, तो उनसे पूछा कौन रियाज़ कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उर्मिला दीदी हैं, वो इलाहाबाद से आई, वो बहुत रियाज़ करती हैं। तो बोले अच्छा। अब आप सोचिए, उसके बाद वो क्लास में जब हम लोग 11-12 बजे मिले, तो हम लोग नेचुरली नहा के जब पहुँचे, तो फिर महाराज जी ने कहा कौन कौन रियाज़ करता है। सब लोग शांत थे, कोई नहीं बोला। फिर महाराज जी बोले मैं आज हॉस्टल आया था और मैंने चेक किया कि उर्मिला जो थी उसके कमरे की तरफ से आवाज़ आ रही थी, सीताराम ने भी बताया मुझे। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा अरे महाराज जी इतनी रात में, मतलब ये देखने आए कि बच्चे रियाज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि इतनी ठंड में वो अपने घर छोड़ के गाड़ी ड्राइव करके और रात में चेक करने के लिए आए। बहुत बहुत चीज़ें, मतलब मन में लगता है कि गुरु कितनी तपस्या करता है हम सब के लिए कि हम किसी दिन एक बड़ा नाम करें। मेरा भी यही मानना है कि जो काम करिए वो अपने एकदम 100% मन से करिए। किसी भी काम में मिलावट ना हो, 100% काम करना चाहिए। कुछ सुंदर बातें ऐसे भी हैं कि जैसे बचपन में जब महाराज जी का प्रोग्राम था, जो मैंने बताया पहला प्रोग्राम था, तो मेरा प्रोग्राम होके मैं अंदर गई और महाराज जी मेकअप कर रहे थे। तो महाराज जी का आईब्रो पेंसिल टूट गया था, तो मेरे को बुला के कहा ए इधर आ बेटा। तो मैं गई दौड़ के, तो बोले तुम्हारे पास पेंसिल है क्या? मैंने कहा हाँ महाराज जी। मैं तो बड़ी खुश हो गई कि महाराज जी मेरे से पेंसिल मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरी पेंसिल टूट गई है और मेरे को अपना आँख में काजल लगाना है। तो हमने कहा हाँ महाराज जी ठीक है। तो हमने पेंसिल दिया और फिर महाराज जी को हम पूरे टकटकी बांधे ऐसे देखते रहे कि महाराज कैसे मेकअप कर रहे हैं। वो पेंसिल मैंने आज भी बहुत संभाल के रखी हुई है। तो मतलब इतनी इतनी चीज़ें, लेकिन उनसे जुड़ाव कितना ज़्यादा है। जैसे मेरे मन में था कि एक दिन महाराज मेरे घर आए, और सच में देखिए उनकी माँ एक बानक बनी और वो मेरे घर आए। मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन अपना केंद्र बनाऊंगी जहाँ महाराज वही आए और वही उद्घाटन करें। और देखिए 2002 में तो बन गया था, लेकिन 2006 में महाराज जी ने आके हमारे केंद्र का उद्घाटन किया। तो ऐसा नहीं, सपने अगर आप देखते हैं तो पूरे भी होते हैं, बस उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करती हूँ।